गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बच्चों, इसके दो पार्ट में थोड़ा सा चैप्टर हमने कवर किया है अभी तक। ये पार्ट 3 मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे जो पैराग्राफ है, इससे पहले तक का हमने कवर कर लिया है। इस पैराग्राफ से हमको, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एज से स्टार्ट है, एज द डिमांड। यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना है। बच्चों, देर नहीं करते, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से यूरोप में चाइना से पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह आ गई। उसके बाद जो है बुक्स जो हैं वो छपने लगी, और जो प्रिंटेड बुक्स थी वो हैंड रिटन बुक्स की तुलना में काफ़ी सस्ती थी। लेकिन उसके बाद भी यूरोप के जो अमीर लोग थे, पैसे वाले जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, वो अभी भी हाथ से लिखी हुई किताबों को ही पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें एक क्लास है, एक वैल्यू है, एक रेस्पेक्ट है। और जो छपी हुई किताबें हैं वो सोचते थे कि वो गरीबों के लिए या जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ही ठीक है। और ऐसा था भी। व्यापारी हों चाहे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो छात्र हों, वो लोग प्रिंटेड बुक्स को ही पसंद करते थे, क्योंकि वो सस्ती मिल जाती थी। बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड, book sellers all over Europe began exporting books to many different countries. बच्चों, जब किताबों की डिमांड जो है, मांग जो है, जैसे जैसे बढ़ने लगी, पूरे यूरोप में जो किताबें बेचने वाले थे वो अलग अलग देशों को अब बुक्स जो हैं वो निर्यात करने लगे, यानी बाहर भेजने लगे, यूरोप से बाहर के देशों में भेजने लगे किताबें। बुक्स फेयर वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों में पुस्तक मेले लगने लगे। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स was also organized in new ways to meet the expanded demand. अब जहाँ तक हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात है, जो हाथ से लिखी हुई किताबें जो थीं, उनकी भी डिमांड बढ़ रही थी, तो उनको भी अलग तरीके से उनकी व्यवस्था की जाने लगी, ताकि जो उनकी डिमांड बढ़ रही है हाथ से लिखी हुई किताबों की, उनको भी पूरा किया जा सके। उसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं। स्क्राइब्स मैंने बताया था बच्चों आपको पिछले वीडियोस में। स्क्राइब्स जो प्रोफेशनल और स्किल्ड हैंड राइटर्स जो होते थे, जो हाथ से अच्छी, जिनकी बहुत खूबसूरत राइटिंग होती थी, और वो प्रोफेशनल होते थे, पेशेवर होते थे, पैसा लेकर के किताबें लिखते थे, ठीक है, वर नो लॉन्गर सोलली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और influential patrons, but increasingly by book sellers as well. जो ये प्रोफेशनल राइटर्स, हैंड राइटर्स होते थे, स्क्राइब्स जिनको कहते थे, पहले जो है बच्चों, जो पैसे वाले बड़े जमींदार टाइप के लॉर्ड वगैरह जो होते थे, राजा वाजा, ठीक है, जिनको जो दरबार वगैरह लगाते थे, अपनी सुविधा के लिए वो इन हैंड राइटर्स को, इन स्क्राइब्स को अपने यहाँ नौकरी पे रखते थे, पैसा देते थे, ठीक है, और इनसे जो है किताबें लिखवाते थे। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी बच्चों, यूरोप में हाथ से लिखी हुई किताबों की भी डिमांड बढ़ने लगी, तो बुक सेलर यानी किताब बेचने वाले जो थे वो भी अब स्क्राइब्स को हायर करने लगे। इन हैंड राइटर्स को, प्रोफेशनली जो ट्रेंड थे, उनको पैसा दे करके ये भी किताबें लिखवाने लगे, क्योंकि भाई इनको जो मार्केट में जो डिमांड होती थी भाई किताबों की, उसको पूरा करना रहता था।
मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। अब आप सोच लो कि एक किताब बेचने वाला, किताब वाली दुकान वाला जो है, जो किताब बेचता था, वो अकेले 50 स्क्राइब्स रखता था अपने मतलब दुकान में किताबें बेचने के लिए, कि भाई जो हाथ से लिखी हुई किताबें हैं उनकी डिमांड पूरी करने के लिए एक दुकानदार एवरेज जो है 50 स्क्राइब्स रखता था। इसका मतलब आप सोच लो कि हाथ से लिखी हुई किताबों की डिमांड उस समय कितनी बढ़ गई थी। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। लेकिन किताबों की जो मांग थी बच्चों बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और हाथ से लिखी हुई जो पांडुलिपियां थीं, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी, किताबें जो थीं, वो इतनी मात्रा में नहीं तैयार हो पा रही थी कि मार्केट की डिमांड को पूरा किया जा सके। कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव, laborious and time consuming business. Manuscripts were fragile, awkward to handle, and could not be carried around or read easily. और ये जो कॉपी करने वाला काम जो होता था, जो ये स्क्राइब, जैसे लेखक ने, किसी राइटर ने हाथ से किताब लिख दी, अब उसकी प्रतियां तैयार करनी है, यानी इसकी कॉपी तैयार करनी है, तो स्क्राइब्स, जो डिफरेंट स्क्राइब्स हैं, जो हैंड राइटर्स हैं, उनको भाई लगा दिया गया कि चलो भाई लिखो, देख देख करके छापो। लेकिन ये बहुत समय लगता था, क्योंकि हाथ से लिखना था भाई, और काफ़ी मेहनत इसमें होती थी हाथ से लिखने में, और काफ़ी समय भी लगता था। इसके अलावा जो बच्चों मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे, पांडुलिपियाँ थी, वो काफ़ी मतलब सेंसिटिव थी बहुत, मतलब उनको बड़ा केयरफुल तरीके से हैंडल करना पड़ता था। काफ़ी फ्रेजाइल मतलब बहुत ये कह लीजिए कि एकदम नाजुक, जिसको कि बोलते हैं, बहुत नाजुक तरीके से उनको हैंडल करना पड़ता था। उनको हैंडल करना भी बड़ा ऑकवर्ड होता था, ठीक है न। पढ़ने में भी उनको काफ़ी मुश्किल, एक एक पन्ना पलटो फट ना जाए, उनको लाने ले जाने में भी बड़ी दिक्कत होती थी, है ना। देयर सर्कुलेशन देयर फॉर रिमेंड लिमिटेड, इसलिए इन किताबों का जो सर्कुलेशन था वो काफ़ी सीमित था। With the growing demand for books, woodblock printing gradually became more and more popular. अब क्या हुआ बच्चों, अब इस बात का एडवांटेज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को मिला। भाई ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, ये मैन्यूस्क्रिप्ट वाली जो बात थी, ये जो मतलब हैंड रिटन जो बुक्स थी, ये मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी, काफ़ी देर से लिखा जाता था, इसकी कॉपी तैयार हो पाती थी, इसलिए जो ग्रोइंग डिमांड है ये नहीं पूरी हो पा रही थी। तो इसका फ़ायदा जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ने लिया, और धीरे धीरे करके वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो और ज़्यादा लोकप्रिय हो गई यूरोप के बाज़ारों में। बाय द अर्ली 15th century, wood blocks were being widely used in Europe to print textile, playing cards and religious pictures with simple brief text. 15वीं शताब्दी की शुरुआत में बच्चों वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग थी वो पूरे यूरोप में काफ़ी उपयोग में आने लगी, चाहे वो कपड़ों पे प्रिंट करना हो, प्लेइंग कार्ड्स पे प्रिंट करना हो, किसी धार्मिक चित्र को प्रिंट करना हो, या उसमें थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट मटेरियल भी हो, कुछ 2-4 लाइन 10 लाइन लिखनी हो, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सारा काम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से होने लगा और काफ़ी पॉपुलर धीरे धीरे करके होने लगी। There was clearly a great need for even quicker and cheaper reproduction of text. लेकिन इन सब के बाद भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से काफ़ी सहूलियत हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी जो डिमांड थी मार्केट की, किताबों की या प्रिंटिंग की, चाहे वो किसी भी रूप में प्रिंटिंग हो, उस डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे वो लोग। तो इसलिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई कि कुछ ऐसा हो कि कोई भी टेक्स्ट मटेरियल हो, कोई भी लिखित चीज हो, वो सस्ता और तेजी से छपे। दिस कुड ओनली बी
विद द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी, और ये तभी हो सकता था कि किसी नई प्रिंट टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जाए। द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रेट्सबॉर्ग, जर्मनी, वेयर जॉन गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430। और पहला ब्रेक थ्रू मिला, जो पहला एक जो मौका आया वो आया जर्मनी में, और एक जर्मन जिनका नाम था जॉन गुटेनबर्ग 1430 के दशक में, 1430 के डिकेड में, उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस डालने का काम किया, पहली प्रिंटिंग प्रेस। अब देखो, अब देखते हैं 2.1 में कि ये जो गुटेनबर्ग साहब थे, इन्होंने क्या किया, कैसे इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का काम किया। Gutenberg was the son of a merchant and grew up on a large agriculture estate. गुटेनबर्ग एक व्यापारी के बेटे थे और उनका बचपन एक बहुत बड़े कृषि एस्टेट, कृषि जो क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं बड़े फार्म एस्टेट, मतलब जो लार्ज एग्रीकल्चरल फार्म्स या कल्टीवेशन फार्म होते हैं उसको एस्टेट बोलते हैं, या एक ऐसा बड़ा क्षेत्र या राज्य का हिस्सा जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हो, है ना। तो इन्होंने बचपन से देखा था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। Subsequently, he learned the art of polishing stones, became a master goldsmith, and also acquired the expertise to create lead molds used for making trinkets. बच्चों, ये बचपन से ही इन्होंने देखा था शराब वैसे कैसे बनाई जाती है, वाइन, ऑलिव प्रेस कैसे यूज़ की जाती है या बनाई जाती है। इसके अलावा ये एक मास्टर गोल्डस्मिथ भी बन चुके थे, यानी एक हुनरमंद सुनार जिसको बोलते हैं, सोने चांदी का काम करने वाले, स्टोन्स को पॉलिश, जो कीमती नगीने होते हैं, नगन होते हैं, जो पत्थर होते हैं, कीमती पत्थर, उनको पॉलिश कैसे की जाती है, कटिंग कैसे की जाती है वगैरह वगैरह, इसमें भी इनको महारत हासिल थी। इसके अलावा सुंदर सुंदर जो आभूषण बनाए जाते हैं सोने चांदी वगैरह के, बच्चों उसके लिए उसको ढाला जाता है ना। सोना चांदी पिघलाया जाता है, उसके लिए एक सांचा तैयार किया जाता है, अलग अलग तरीके के सांचे। उन सांचों में पिघला हुआ सोना चांदी वगैरह जो भी धातु है, मेटल है, वो डाल दिया जाता है। ठंडा होने पर उसको निकाला जाता है तो वो उस तरह का शेप रख लेता है, उसको सांचा बोलते हैं, इंग्लिश में माउल्ड बोलते हैं, माउल्ड, है ना। तो इस तरह के माउल्ड्स, वो लेड मेटल होता है, लेड के माउल्ड्स वो बनते हैं, वो बनाने में वो एक्सपर्ट हो गए थे, माउल्ड्स बनाने में, सांचे बनाने में। ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज, गुटेनबर्ग adapted existing technology to design his innovation. The olive press provided the model for the printing press, and molds were used for casting the metal types for the letters of the alphabet. और ऑलिव प्रेस से उन्हें प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल सीखने को मिला। इसके अलावा जो सोने चांदी का काम तो वो करते ही थे, सांचे तैयार करने का काम भी करते थे, तो उन्होंने अब जो है मेटल के, धातु के जो हैं, मेटल्स के लेटर्स, जो अल्फ़ाबेट लेटर्स जो होते हैं, अक्षर होते हैं जो ABCD या क ख ग घ, उनको ढालना, उनके लिए सांचे तैयार कर लिए उन्होंने। ठीक है, जैसे मान लो A है, अब A जो अल्फ़ाबेट A है
उस ए को बनाना है, ये छापने के लिए कुछ उस ए का मतलब वो मेटल का ए बनाना है, ए शेप में देना है मेटल को। तो उसके लिए जो सांचा तैयार किया जाए, तो वो सांचा उन्होंने तैयार कर लिया, माउल्ड बना लिया, है ना। चूँकि वो ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के एक्सपर्ट हो चुके थे, एक अच्छे गोल्डस्मिथ थे वो, ठीक है। बाय 1448 गुटेनबर्ग perfected the system. The first book he printed was the Bible. 1448 तक उन्होंने अपने आप को और अपने जो भी उन्होंने जो इन्वेंशन नया किया था उसको परफेक्ट करने की कोशिश की और उसको और अच्छा बनाने की कोशिश की। और जो सबसे पहली किताब थी अपने प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने वो छापी थी, वो किताब थी बाइबल। About 180 copies were printed and it took 3 years to produce them. और उन्होंने जो बाइबल का फर्मा तैयार किया, बाइबल छापने के लिए जो उन्होंने लेटर्स को अरेंज किया, और उसकी 180 प्रतियां उन्होंने छापी, लेकिन उन्हें 3 साल लग गए। उस बाइबल की 180 कॉपी छापने में उन्हें 3 साल लग गए। बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज फर्स्ट प्रोडक्शन। और उस समय के लिए प्रिंटिंग प्रेस के रूप में वो उनका पहला उत्पादन था बच्चों। The new technology did not entirely displace the existing art of producing books by hand. लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी थी गुटेनबर्ग साहब के द्वारा, ऐसा नहीं था कि गुटेनबर्ग साहब ने प्रिंटिंग प्रेस बना दी और रातों रात जो है पूरे यूरोप में, जर्मनी में और फिर पूरे यूरोप में वो टेक्नोलॉजी फैल गई, लोकप्रिय हो गई, और जो हाथ से छपाई का काम है वो एकदम से समाप्त हो गया और सारा काम प्रिंटिंग प्रेस से होने लगा। ऐसा नहीं था बच्चों, ठीक है। अभी भी यूरोप में हाथ से ही किताबें छप रही थीं, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं। इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। शुरुआत में तो यहाँ तक लगा जो प्रिंटेड किताबें थीं, जो प्रेस में छपी हुई किताबें प्रिंटेड, काफ़ी कुछ वो किताबें हाथ से लिखी हुई जो किताबें हैं उन जैसी नज़र आती थीं। ऐसा लगता था कि ये हाथ से लिखी हुई किताबें हैं, क्योंकि जो मेटल के लेटर्स बनाए गए थे, जो धातु के जो लेटर्स बनाए गए थे, वो एकदम से हाथ से जो राइटिंग लिखी जाती है उससे एकदम इमिटेट होते थे, यानी एकदम उसकी नकल, लगता था कि किसी ने हाथ से लिखा है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि वो जो उसका जो सांचा तैयार किया गया था, जो मेटल्स लेटर, जो अक्षर हैं, जो अक्षर को ढालने के लिए जो सांचा तैयार किया गया था, वो हाथ से ही तैयार किया गया था। और उसकी वो जो लग रहा था जैसे कि किसी ने खूबसूरत राइटिंग, बहुत सुंदर हाथ से जो लिखी जाती है राइटिंग, उस तरीके से लेटर्स का माउल्ड्स तैयार किया था। तो जब वो छपता था तो लगता था जैसे किसी ने हाथ से इसको लिखा है, ठीक है। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड। अब क्या होता था, भले ही मशीन से यानी प्रेस में वो किताबें प्रिंटेड होती थी, छपती थी, लेकिन उनका जो बॉर्डर होता था, किताबों का जो किनारा होता था, बॉर्डर, वो अभी भी लोग जो वर्कर होते थे प्रेस वाले, वो हाथ से ही उसको इल्यूमिनेट करते थे, पेंटिंग वगैरह करते थे उसमें, या उसमें और कोई पैटर्न ड्रा करना है, ठीक है, वो हाथ से ही होता था। इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड। और किसी अमीर आदमी के लिए अगर कोई किताब छापनी होती थी तो पेज पर, हर पेज पर कुछ न कुछ जगह छोड़ी जाती थी, खाली जगह, ताकि उस जगह को डेकोरेट किया जा सके, फूल पत्ती वगैरह से सजाया जा सके, ठीक है।
Each purchaser could choose the design and decide on the painting school that would do the illustration. और जो जगह छोड़ी जाती थी, अमीरों के लिए जो किताब छापी जाती थी, उसमें हर पेज पर जगह छोड़ी जाती थी। वो जगह छोड़ी जाती थी उस किताब खरीदने वाले के इच्छा पर कि वो उसमें किस तरह की पेंटिंग छपवाना चाहता है या बनवाना चाहता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। इन द 100 years between 1450 and 1550, प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। लेकिन 1450 से 1550 के बीच में लगभग 100 वर्ष का जो ये समय था, इसमें यूरोप के अधिकतर देशों में ये जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, मशीन से जो छापने वाली जो किताबें और टेक्स्ट मटेरियल छापने वाली जो मशीनें हैं बच्चों, या ये जो तकनीक है, ये फैल गई पूरे यूरोप के देशों में 100 वर्षों में। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू अदर कंट्रीज सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। और जर्मनी जो है नोडल कंट्री बन गया, चूँकि जॉन गुटेनबर्ग साहब जर्मनी के ही थे, जर्मनी में ही पहली प्रिंटिंग प्रेस बनी थी। तो अब जर्मनी के जो एक्सपर्ट्स थे और प्रिंटर्स थे, वो पूरे यूरोप में, यूरोप के देशों में जाने लगे, है ना, क्योंकि वो एक्सपर्ट माने जाते थे। और जगह जगह जाकर वो नई प्रेस इंस्टॉल करना, एस्टेब्लिश करना, इस सब का काम करने लगे। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू, बुक प्रोडक्शन बूम्ड। The second half of the 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the market in Europe. The number went up in the 16th century to about 200 million copies. और जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस लगने लगी पूरे यूरोप में, किताबों का जो उत्पादन है, बुक का जो प्रोडक्शन है, वो एकदम से बढ़ गया, भयंकर रूप से बढ़ गया। जहाँ 15वीं शताब्दी का जो दूसरा हाफ, सेकेंड हाफ जो था, यानी 1450 के बाद, 1450 से लेके 1500 तक, उसमें जो है 20 मिलियन किताबें जो है मार्केट में छपती थीं, आती थीं यूरोप में। लेकिन 16वीं शताब्दी तक में लगभग 200 मिलियन कॉपीज़, यानी 200 मिलियन प्रतियां जो है मार्केट में किताबों की, विभिन्न तरह की किताबों की आ गई। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट एवोल्यूशन। और जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग जो होता था, उसकी जगह अब मैकेनिकल प्रिंटिंग शुरू हो गई, और इसने छपाई के क्षेत्र में यूरोप ही नहीं, पूरे विश्व में एक नई क्रांति ला दी। बच्चों, अब हम लोग जो है थर्ड हेडिंग को पढ़ेंगे, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रिंट रिवॉल्यूशन और इसके असर, इसका क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी बात है, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कम्युनिकेट करिए, मुझे बताइए जो भी बातें हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट।